नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। लॉर्ड्स के मैदान पर 28 साल बाद तारीखी जीत दर्ज करने के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम लगातार शिकस्त के दहाने पर पहुंच रही है और मैच हार रही है। मैनचेस्टर टेस्ट में भी हिंदुस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और जहां एक वक्त टीम इंडिया इस सीरीज में सबकत हासिल कर चुकी थी और अब ऐसा लगता है कि ये सीरीज अब गंवा देगी। हालांकि एक टेस्ट मैच बाकी है अभी हिंदुस्तान के पास ये मौका है कि सीरीज को किसी तरह बचा ले, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के पिछले 2 टेस्ट मैचों में हो रही है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। आज के इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी बात पर बात करेंगे और अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा से गैर हाजिर रहने पर उठे तनाजात की। और इन बातों पर बातचीत करने के लिए मौजूदात पर हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मंसूरुद्दीन फरीदी साहब और जनाब फजल इमाम मलिक साहब। और सचिन तेंदुलकर पर जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद होंगे असलम शेर खान साहब और राज्यसभा के मौजूदा रुकन मोहम्मद अतीब साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। टीम इंडिया की हार का सिलसिला जारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैनचेस्टर टेस्ट में भी तीसरे ही दिन इनिंग और 54 रनों की शिकस्त का सामना करना पड़ा है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को। और एक वक्त ऐसा लग रहा था लॉर्ड्स के मैदान पर जब जीत हासिल की थी कि हिंदुस्तानी टीम सीरीज शायद जीत ले, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये कहा जाएगा इंग्लैंड की तरफ से। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तानी खिलाड़ी खेल के किसी भी शोबे में मुजाहमत नहीं करे और पहली इनिंग में 152 रन बनाने वाली टीम अगर मैनचेस्टर टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया दूसरी इनिंग में सिर्फ 61 रनों पर सिमट गई। और मोइन अली जो कि पार्ट टाइम बॉलर कहलाते थे, हमारे बल्लेबाजों ने उन्हें अब मेन स्पिनर बॉलर इंग्लैंड का बना दिया है। तो इस तरह से 5 मैचों की जो सीरीज है उसमें इंग्लैंड की टीम अब 2-1 से आगे हो गई है। इंग्लैंड ने गुज़श्ता 12 टेस्ट मैचों में हिंदुस्तान पर 8वीं जीत हासिल की है। अगर हम आपको बता दें तो हिंदुस्तान की पहली इनिंग में हिंदुस्तान के 6 विकेट हासिल करने वाले हालांकि ब्रॉड ही मैन ऑफ द मैच बने, 2-1 से आगे हो चुकी इंग्लैंड की टीम अब सीरीज नहीं हारने वाली, जबकि हिंदुस्तान के सामने 5 दिनों के अंदर ही एक करारी शिकस्त से उबरकर 5वें टेस्ट मैच में उतरने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जैसा कि 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। इससे पहले कि इन दोनों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हम आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जानी है हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच और इस वनडे टीम का भी ऐलान किया गया है। और इस वनडे टीम में चुने गए जिन नए चेहरों को हिंदुस्तानी टीम में जगह दी गई है उनमें से एक हैं संजू सैमसन। हम संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपनी छाप सिलेक्टर्स पर छोड़ी थी और उसी का नतीजा अब सामने आ गया है। आइए देखते हैं क्या है और कौन है संजू। 19 साल के संजू सैमसन को टीम इंडिया में जगह मिली है। संजू सैमसन यूं तो 2011 से केरल के लिए घरेलू क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन वो दुनिया और सिलेक्टरों की नजर में तब आए जब राहुल द्रविड़ ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने का मौका दिया। सैमसन ने भी आईपीएल के जरिए बता दिया कि उनमें कैसी काबिलियत है। तेज गेंदबाजी हो या फिर स्पिन, वो दोनों पर रन बनाना जानते हैं। खास बात यह है कि वो क्रिकेटिंग शॉट्स पर तवज्जो देते हैं। इंग्लैंड सीरीज से पहले सिलेक्टरों ने इंडिया ए का मुजाहरा देखा। संजू सैमसन ने ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए के लिए खेलते हुए 7 पारियों में 81 की औसत से 244 रन बनाए। संजू सैमसन के पास वो तकनीक है जो उन्हें बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में कामयाब होने के लिए चाहिए होती है। अब धोनी उन्हें कितना मौका देते हैं ये देखना होगा। वहीं आईपीएल में कमाल की गेंदबाजी करने का फायदा कर्ण शर्मा को भी मिला। कर्ण ऑक्शन में अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें मुल्क की नुमाइंदगी किए बगैर आईपीएल में 4.25 करोड़ रुपए की बोली में खरीदा गया था। अब उनके पास अमित शर्मा से बेहतर मुजाहरा करके अपनी छाप छोड़ने का मौका है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब लौटते हैं टेस्ट सीरीज पर। हिंदुस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा है जैसा कि आप जानते हैं फजल भाई। जैसा कि हमने देखा कि लॉर्ड्स में 28 साल बाद टीम जीती और ऐसा लग रहा था कि सीरीज में बड़ी अच्छी पोजीशन रहने वाली है, लेकिन उसके बाद क्या हो गया हिंदुस्तानी टीम को? देखिए, इस चौथे टेस्ट की बात करें शबाब साहब तो शायद जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, हम 28 साल की बात आपने की कि वो हमने लॉर्ड्स पे बहुत तारीखी जीत दर्ज की। शायद 47 साल के बाद इंग्लैंड में हम
2.5 दिन में मैच हारे, 3 दिन के अंदर मैच। ये भी एक तारीखी रकम की है धोनी ने। बिल्कुल। तो इस चौथे टेस्ट की बात करें तो शायद हम पहले 6-8 ओवर में ही हम मैच भारत के हाथ से फिसल गया था। हिंदुस्तान की टीम 8 रन पे जब 4 विकेट गंवा चुकी थी। टॉस के बारे में कहा जाता है कि ओवरकास्ट कंडीशन था, महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की, इस पर काफी बहस हो रही है। नहीं, बात तो देखिए, इसमें कोई बहस नहीं। उन्होंने अपनी जो टीम का स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। फैसला गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये टीम के कैप्टन का है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, जिस तरह का खेल हुआ, खास के लॉर्ड टेस्ट के बाद, हम लोग पिछली बार ये गुफ्तगू कर रहे थे कि डिफेंसिव होने का खमियाजा हिंदुस्तानी टीम को भुगतना पड़ा। अब मुझे ये लगता है कि अभी आपने संजू सैमसन का जिक्र किया या करण शर्मा का, दरअसल सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अब अगर टेस्ट टीम के लिए कोई टीम चुनी जाए तो कम से कम वो आईपीएल से न चुनी जाए, बल्कि रणजी के मेयार को देखते हुए टीम चुनी जाए। क्योंकि ये जो जितने नाम आप देख रहे हैं इंग्लैंड में गए, ज्यादातर आईपीएल में खेल, तो आईपीएल के धुरंधर बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े स्कोर करते हैं, लेकिन जब टेस्ट टीम में विकेट पे खड़े होने की बात होती है तो कोई खड़ा नहीं हो पाता। आप विराट कोहली को देखिए, एक ही तरह से आउट हो रहा है। क्यों कोच नहीं समझाते हैं, क्यों कैप्टन का नहीं समझाते हैं कि आपसे कहां गलती हो रही है? कोच की जिम्मेदारी बनती है कि कोच आज आखिर वहां कर क्या रहे हैं। और एंडरसन ने जिस तरह से विराट कोहली की कमजोरी पकड़ी है वो काफी उनके लिए परेशानी का सबब बनती है। मंसूर साहब, एक लॉजिक यहां पर पेश की जा रही है, खिलाड़ियों की तरफ से भी हल्के तरीके से ये बात आई है कि बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं था जो टीम मौजूदा टेस्ट सीरीज खेले हिंदुस्तान की इंग्लैंड की कंडीशन में खेलने का। तो इस लॉजिक को आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि अगर इससे पहले की सीरीज गैर मुल्की सीरीज देखी जाए तो वहां पर हमारे इन्हीं खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखिए, तजुर्बे की बात जहां तक है तो बिल्कुल सही है कि इंग्लैंड में जो टीम हमारी गई थी वो 70% प्लेयर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं। और देखिए, पिछली बार भी बात हुई थी कि हमारे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए इंग्लिश कंडीशंस जो हैं वो बहुत टफ होती हैं। वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस आदमी चाहिए जो आपको गाइड करे प्रॉपर। अब देखिए, हमारी हालत ऐसी है कि ना तो हम स्पिन खेल पा रहे हैं, अलग से एक मेंटर की जरूरत हिंदुस्तानी टीम को बिल्कुल बेशक। देखिए, जिस तरह हम ना तो स्पिन खेल पा रहे हैं ना हम पेस खेल पा रहे हैं। आपने चौथा ये मैच जो आप हारे हैं इसमें आप देख लीजिए कि आप अगर पहले दिन आप 6 विकेट 0 पे, 6 बैट्समैन 0 पे आउट हो रहे हैं और आप देखिए वो स्विंग के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, बाद में वो मोइन अली की स्पिन के सामने नहीं टिक पा रहे, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं उनका वो बैट्समैन जो है हमारे वो भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं जरूर भटक रहे हैं वो। तो इसको तो ध्यान देना पड़ेगा, वो कैप्टन धोनी देखे या बीसीसीआई देखे। लेकिन ये गिरावट जो है ना, ये गिरावट बहुत नेचुरल नहीं है। इसको आप ये कहीं देखिए, जैसे आप विराट कोहली का नाम ले रहे हैं, विराट कोहली 8 में से 5 मरतबा ऐसे आउट हुए हैं जो बाहर की बॉल को छू रहे हैं। अब उससे इस सीरीज के शुरू होने से पहले उनकी कंट्रोवर्सी उनके नाम जुड़ चुकी है कि उनकी गर्लफ्रेंड वहां मौजूद है। ठीक है, अब आप ये सब खबरों के साथ अगर परफॉर्मेंस गिरती है तो टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, प्रेशर ज्यादा पड़ना चाहिए, पड़ेगा, इसको रोकना जरूरी है। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत विराट कोहली से इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूं शबाब कि आप जब हिंदुस्तानी टीम को बहुत यानी पहली बार बहुत सारे, इंग्लैंड की टीम के साथ भी यही हाल है, जो टीम अभी खेल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक टेस्ट 2 टेस्ट सारे नए खिलाड़ी हैं, और वो टीम हारी हुई टीम थी। ऑस्ट्रेलिया ने उसको बुरी तरह धोया, श्रीलंका ने एक खिलाड़ी को हमारे बैट्समैन ने जरूर हीरो बना दिया है, मोइन अली पार्ट टाइम बॉलर, मोइन अली के साथ मेन बॉलर हो गए। मोइन अली के साथ साथ आप कुक की वापसी करवाई, एन बिल की वापसी करवा दी आपने। कुक की आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तीसरे टेस्ट में उन्होंने पहले मैच में 95 रन बनाए, दूसरे मैच में भी 50 बनाए, तो आप एन बिल ने बहुत अच्छी पारी खेली। तो वहां पे बैलेंस वगैरह नए खिलाड़ी थे एकदम। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप वहां हमारे खिलाड़ी ना तजुर्बाकार थे, ना तजुर्बाकार उनके खिलाड़ी भी थे। सिर्फ ब्रॉड और एंडरसन को छोड़ दिया जाए, कुक को छोड़ दिया जाए, बिल को छोड़ दिया जाए, तो लगभग 5-7 खिलाड़ी, बटलर नए खिलाड़ी आए, उन्होंने तीसरे टेस्ट में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, उनकी बदौलत स्कोर बहुत बड़ा है। तो ये नहीं कहा जा सकता आप अगर ना तजुर्बेकार हैं तो आप क्यों भेजते हैं ऐसे खिलाड़ियों को? और मैं बताता हूं कि रणजी टीम में ऐसे कई खिलाड़ी अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो 5 दिन तक टिक के खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप उनको सिलेक्शन जो पहले रणजी की बुनियाद पर होता था, मंसूर साहब आप भी डिटो करना चाहेंगे, उसी बुनियाद पर होना चाहिए। और एक बहुत मजा का खेज बात जो इस वक्त काफी मीडिया में चल रहा है, जो मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी का बयान आया है कि अच्छा हुआ कि 3 दिन में ही हार गए, 2 दिन आराम का मौका तो मिला।
क्या नाराज होकर के ये बात उन्होंने कही, या फिर इस तरह की बात मैच के बाद एक कप्तान को नहीं कहनी जानी चाहिए थी? पहले मंसूर साहब से हम जानना चाहेंगे, उसके बाद फजल साहब से। देखिए, बेशक धोनी हमेशा इस तरह के बयानात के लिए मशहूर रहे हैं, और देखिए वो बजाय उनको मालूम था कि हम अब जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो वहां बाउंसर्स आएंगे, तो उन्होंने पहले ही इस बात को कह दिया, और वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन छुपा हुआ है। सीधी सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर उनका, और वो जानते हैं। उन्होंने अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के ऊपर ही अटैक कर दिया, अक्सर ये पहले भी हो चुका है इससे पहले, तो उन्होंने मौका नहीं देने के बाद खुद ही बात ही कह दी कि अब तो हमारे लिए दो दिन आराम करने के लिए। कहीं कहीं नाराजगी भी छुपी हुई है प्लेयर्स के साथ, उनके बैट्समैन के साथ। लेकिन फजल साहब, बहुत मजबूत आसाब के खिलाड़ी कहे जाते हैं, माने जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, उनसे इस तरह की गलतियां क्यों हो जाती हैं? अच्छा नहीं लगा सुन करके, चाहे मकसद जो भी रहा हो उनके इस स्टेटमेंट का। नहीं, इस पूरे अगर आप टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के देखिए तो उनके जो तजुर्बे रहे वो बहुत नाकाम रहे। ठीक है कि उन्होंने इस टेस्ट में कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, एक 50 बनाया, दूसरी पारी में भी कुछ अच्छा कर, लेकिन अगर ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस देखिए तो आप बहुत अच्छा नहीं, आप कभी उनका बॉडी लैंग्वेज पढ़िए तो कभी नहीं फ्रंट से लीड करते हुए दिखाई दे रहे। इन 4 टेस्ट आपके हो चुके, कभी नहीं लगा कि वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे तजुर्बे किए जिसका नुकसान टीम को भुगतना पड़ा। तो दरअसल एक तो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस को यह है कि मेरा मुतबादिल अभी कोई नहीं है टीम। और आप दोनों एक्सपर्ट ने सौरव गांगुली को काफी करीब से देखा है, क्या फजल साहब इस वक्त सौरव गांगुली की कप्तानी याद आ रही है आपको? नहीं, सौरव गांगुली एग्रेसिव कप्तान थे। उन्होंने, मुझे लगता है कि कपिल देव ने जहां टीम को छोड़ा था उसके बाद अगर किसी ने, ठीक है कि बीच में अजहरुद्दीन आए, उन्होंने बहुत कामयाबी दिलाई, लेकिन उस कामयाबी में कई टीम के खिलाड़ियों का हाथ भी था। लेकिन सौरव गांगुली में जो एग्रेशन था, जो खास के दूसरी टीमों के खिलाफ जिस तरह से वो, अगर कोई टीम अगर 19 बोलता था तो वो 20 बोलते थे, तो आप उससे ज्यादा एग्रेसिव होकर खेलते थे, मैदान में भी दिखाई देता। मेरे ख्याल में दोनों में एक बुनियादी फर्क जो है वो ये था कि सौरव जिद्दी नहीं थे, धोनी अपने मामला में जिद्दी बहुत है, उस जिद की वजह से टीम कहीं ना कहीं नुकसान उठा रही है। और अब जबकि एक टेस्ट मैच बचा है और अब ये तो तय हो गया है कि कम से कम इंग्लैंड जो है सीरीज हारने वाली नहीं है, सारी मेहनत हिंदुस्तान को करनी है, तो आपको क्या लग रहा है ऐसी सूरत में कि किस तरह से एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए मंसूर साहब टीम इंडिया को, मैनेजमेंट को, और खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि अब नफ्सियाती तौर पर पूरी तरह से हिंदुस्तान पर हावी हो चुकी है इंग्लैंड की टीम? देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद जब हम डिफेंसिव हो गए तो इस वक्त हम जीतने के लिए खेलने का मकसद क्या है? अब तो पोजीशन ये ऐसी है कि हम लीड ज्यादा ना बढ़ सके तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो फितरत थी वो लॉर्ड्स के बाद क्लियर हो गई कि हम डिफेंसिव हो गए जीतने के बाद। अब जब हम जब पीछे हो चुके हैं तो इस वक्त जो है पोजीशन है कि आप नए चेहरों को खिलाइए, जो नए चेहरे जो बैठे हुए हैं उनको आजमाइए, जो बॉलर्स अब तक साइड में हैं उनको देखिए। अब जो बॉलर, अब जब पंकज को लेके आप आए हैं, वो अब तक पीछे बैठे हुए थे, वो देखिए वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप अरुण जो है, इन्होंने बॉलिंग अच्छी की, तो नए चेहरे जब सामने आएंगे तो इनको ज्यादा मौका देना चाहिए इस वक्त। फजल साहब, चाहे लोअर एजेक्ट्री की गेंद हो या फिर फुल टॉस हो या फिर ऑफ साइड ऑफ स्टंप बॉल हो, किसी तरह की भी गेंद आ रही थी, पूरी तरह से अगर कहा जाए कि इत्तेमाद के साथ तो नहीं खेल पा रहे थे हमारे बैट्समैन। और अगर हम एंडरसन की बात करें जो कि खास बॉलर थे और उन्होंने काफी परेशान किया था, विराट कोहली को पूरी सीरीज में परेशान किया है, लेकिन हम चौथे टेस्ट की बात करें तो उस लाइन और लेंथ की बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद शुरू में उन्होंने 2 विकेट ली, उसके बाद भी लगातार बीट किया। तो क्या ऐसा लगता है कि पूरा नफ्सियाती तौर पर हावी हो चुके हैं गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों टीम इंडिया पर? नहीं, जाहिर तौर पर जिस तरह से हिंदुस्तान की टीम की बल्लेबाजी रही या गेंदबाजी भी रही, अगर छोटे छोटे स्पेल को छोड़ दिया जाए, कुछ पंकज सिंह ने बहुत पहले तीसरे टेस्ट में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट उन्हें नहीं मिला। और विकेट देखिए, दूसरी चीज है कि हम हर शोबे में जिस तरह से वही उसी पे मैं आ रहा था कि कैच जिस तरह से गिराए गए, और कल बैलेंस ने जिस तरह से धोनी का कैच पकड़ा वो, और स्लिप में सारे कैच गए और सारे पकड़े गए, एक आध कैच छूटा जरूर है, लेकिन हिंदुस्तानी टीम ने जितने कैच छोड़े, चाहे वो धोनी हो या स्लिप में, आपने जडेजा स्लिप के खिलाड़ी नहीं, आप उसको स्लिप में लगा रहे हैं। तो इस तरह के कई तजुर्बे जो धोनी ने किए वो तजुर्बे हिंदुस्तानी टीम के खिलाफ गए, इस पे ध्यान देना जरूरी है। अब यही बात गेंदबाजी की, गेंदबाजी दरअसल मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तानी बल्लेबाज आईपीएल के हैंगओवर से अभी तक उभर नहीं पाए। हम जब तक 2020 क्रिकेट में का नुकसान, हम 2020 क्रिकेट का नुकसान टेस्ट क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। टेस्ट क्रिकेट के लिए हमें टेस्ट क्रिकेट के मेंटेलिटी वाले खिलाड़ियों को टीम में जगह देनी चाहिए। बहुत सारा काम आपका कहने का मतलब है कि सिलेक्टर्स को भी करना है, टीम मैनेजमेंट को भी करना है, और जब मैदान में खिलाड़ी जाते हैं तो उन्हें एक
बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मैदान में उतरना होगा। एक टेस्ट बचा है, बहुत सख्त इम्तिहान है हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों के सामने। इंग्लिश की सरजमीन है, पुरवकार सीरीज है, क्योंकि हिंदुस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला जब भी होता है जाहिर है वकार वहां पर भी रहती है, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं। और ऐसे वक्त में जबकि 28 साल बाद लॉर्ड्स के मैदान पर एक तारीखी जीत दर्ज करके सीरीज में सबकत हासिल की, उसके बाद लगातार 2 टेस्ट मैच हारने के बाद ऐसा लगता है कि एक मर्तबा फिर वही पुरानी कहावत की टीम में कारकर्दगी यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस का तसलसल का फुकदान है, जैसे जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं। और एक मर्तबा फिर आगे बढ़कर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम बैकफुट पर आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो आखिरी टेस्ट मैच है उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। फिलहाल स्पोर्ट्स राउंडअप में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ, और 2 फोन लाइन पर हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, उनके साथ हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में कि किस तरह से पार्लियामेंट के ऐवान बाला में उन्हें भेजा गया 2012 में, और उसके बाद उनकी जो अटेंडेंस है वो काफी पुअर रही है। और इस साल अगर 2014 की बात करें तो अभी तक वो नहीं जा पाए हैं, एक मर्तबा भी काफी तनकीद भी हो रही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट और क्या करना चाहिए उनको, और क्या उन्हें राज्यसभा की रुकनियत छोड़ देनी चाहिए अगर उनके पास वक्त नहीं है, ये सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों के साथ लौटेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड्डी बस भी कर, नीचे आ जा। पकड़। देख दादी कह रही थी कि चोरी करना पाप है, पाप। अगर भगवान जी ने श्राप दे दिया तो तेरे साथ मैं भी फंस जाऊंगी, और मैं तो कुछ किया भी नहीं। गुड्डी अरे पगली, मैं दादी के साथ बैठ के सारे भगवान जी से एक साल माफी मांगूंगी। अब कुछ तो फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तो बस आम पकड़। घर बैठे बैठे कीजिए देश भर के मंदिरों का लाइव दर्शन टाटा स्काई एक्टिव दर्शन की कृपा से। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर की गैर हाजिरी का मामला काफी गर्म उठा है। हाउस के अंदर भी सीपीएम के रुकन पार्लियामेंट पी राजीव ने यह मामला उठाया है। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन से यह जानना चाहा था कि दोनों अराकीन राज्यसभा की यानी कि मामला सचिन तेंदुलकर के साथ साथ रेखा का भी था, और उनकी गैर हाजिरी के बारे में यह सवाल उठा था। जवाब में यह बताया गया कि सचिन ऐवान में सिर्फ 3 दिन आए हैं, आखिरी मर्तबा 13 दिसंबर को ऐवान में आए थे। और यह भी बताया गया कि कोई भी रुकन ज़ाब्तों के मुताबिक ऐवान को बगैर बताए 60 दिनों तक गैर हाजिर रह सकता है, और अभी सचिन तेंदुलकर के 60 दिन नहीं हुए। और सचिन की गैर हाजिरी पर उठ रहे सवाल पर दीगर लोगों का क्या कहना है, ये मुख्तसर में सुनते हैं। मेंबरशिप जो है कोई ट्रॉफी थोड़ी है कि आप लेके चले गए, ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक प्रिविलेज है कि आप कुछ कहें कुछ करें। अच्छी बात नहीं है कि ना आना चाहिए। जब क्रिकेट खेलते थे सचिन तो प्रैक्टिस एक दिन भी नहीं छोड़ते थे, और अब तो छूट गई है, क्रिकेट छोड़ दिया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से यहाँ आना चाहिए संसद में। हाँ, और खेलों पर विशेषकर उन्होंने कहा भी था जिस समय वो आए थे कि हम खेलों के ऊपर बात करेंगे, तो उनसे आशा रखते हैं करेंगे, केवल क्रिकेट की नहीं लेकिन सारे खेलों की। और आइए सुनते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने इस मामले पर किस तरह से अपनी सफाई दी है। I don't mean to disrespect any institution or any individual. When I got back from England and I had planned to be here in Delhi, there was an emergency in my family which I didn't disclose. It was a medical emergency, and I thought certain things are kept private. But just to let you know that my absence in Delhi was because my elder brother Ajit had to undergo a bypass surgery, and I had to be by his side. I feel happy with this presence in Delhi. स्टूडियो में मौजूद है दोनों एक्सपर्ट मंसूर उद्दीन फरीदी साहब और फजल इमाम मलिक साहब, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा के मौजूदा रुकन मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, आलमी समय के स्पोर्ट्स राउंडअप के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है।
और अदीब साहब, जैसा कि सुनने को मिला है कि आपकी निशस्त राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर के बराबर में है, आपने कितनी बार अभी तक सचिन को देखा है और कितना वक्त उन्होंने दिया है अब तक? देखिए, सचिन तेंदुलकर 2-3 बार आए हैं और मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए आए हैं जी, और इसके अलावा वो वहां नहीं आए। और रेखा का भी यही आलम है कि शायद जितनी बार भी आई है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक बैठी है। आपका मीडिया उनकी फोटोएं खींचता है, बाहर निकलता है, मीडिया उनकी फोटो लेता है, बाद में मीडिया हमारे ऐसे लोगों से पूछता है कि कहाँ पे बैठी थी, कैसी लग रही थी। ये तो मीडिया का अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, आप जैसे लोग हाउस के अंदर काफी मेहनत करते हैं, तो ये कहना चाहता हूँ, ये एतराज मैंने भी किया था जब पिछली बार एक्सटेंशन मांगा था, जब भी एतराज किया था। वजह यह है कि देखिए 12 लोग इस बात को समझिए, 12 लोग पीपल ऑफ एमिनेंस के पार्लियामेंट में जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अपर हाउस में इसका प्रोविजन दिया गया था, क्योंकि ये दूसरा हाउस बनाया है इसीलिए गया था। एक डायरेक्ट इलेक्टेड लोग थे और एक दूसरे इनडायरेक्ट इलेक्टेड लोग थे। तो ये जब ये हुआ कि जब कानून बनेगा, कोई ऐसा लॉ बनेगा तो उसमें मैक्सिमम लोगों की एडवांटेज लेनी होगी। ये 12 पीपल ऑफ एमिनेंस के जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फील्ड से आएंगे, वो अपनी जिस फील्ड से उनका तजुर्बा है, जिस फील्ड में उनकी महारत है, उस महारत का फायदा पार्लियामेंट में कानून बनाने में मिल सकता है। लेकिन जब इस तरह के लोग भेजे जाएंगे जो न उसमें बहस में हिस्सा लें, न कानून बनाने में लें। इनसे पहले फिल्म इंडस्ट्री से हमारे साथ थे वो फिल्म मेकर श्याम बेनेगल जी, आर्ट्स के मसले पर, जो कल्चर के मसले पर हर डिबेट में हिस्सा लेते थे। लेकिन सचिन तेंदुलकर को आपने कुछ बोलते हुए आज तक नहीं देखा हाउस के अंदर? नहीं था, हमने क्या नहीं देखा, पूरे हाउस ने नहीं देखा। और मैं समझता हूँ ये जिन लोगों ने भी इनको नॉमिनेट किया है, उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको पहले पूछना चाहिए था कि आप जिस जगह भेजे जा रहे हैं वहां आपकी जरूरत क्या है। आप अपने, अगर सचिन तेंदुलकर यहाँ आते, स्पोर्ट्स की जो मुश्किलात हैं, स्पोर्ट्स की कैसे तरक्की हो सकती है, किसी डिबेट पर भी तो वो बोलते। अब वो कह रहे हैं कि मेरे भाई का ऑपरेशन था, वो तो 1 हफ्ता पहले की बात है। लेकिन ये तो पूरे 2 साल हो चुके हैं। जी, अजीत साहब, फजल साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट स्टूडियो में मौजूद है, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी बताइए। अदीब साहब ने बात की, ठीक है कि वो नहीं आए। आप सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले कितने लोगों ने 5-10 सालों में कितनी बार बोला है? 542 मेंबरान रुकन लोअर हाउस में चुन के आते हैं, मुश्किल से 100 लोग बोलते होंगे, वहां 100 लोग डिबेट में हिस्सा ले होते हैं, बाकी 400 से ज्यादा मेंबरान पार्लियामेंट चुप रहते हैं। राज्यसभा में भी यही हालत है। तो सिर्फ सचिन तेंदुलकर, यहाँ पर मामला सचिन तेंदुलकर की मेहमान में हाजिरी को लेकर के है। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब डिबेट नहीं, या हाजिरी की बात भी कर रहा हूँ, हाजिरी की बात, बहुत सारे मेंबरान बहुत पूरे वक्त 100% हाजिर रहती है, लेकिन किसी डिबेट में हिस्सा नहीं लेते हैं। इसको 2 तरह से देखा जाना है। ठीक है कि उनका नॉमिनेशन हुआ, एक बहुत बड़ा ऑनर था, उन्हें हिस्सा लेना चाहिए था। वो किताबों के इजरा में मसरूफ रहे, वो दूसरे मसरूफियात में मशगूल रहे, उन्हें इस अपर हाउस का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अब जबकि अदीब साहब ये कहा जा रहा है कि उनको आना चाहिए, 20 निशस्तें और बाकी हैं, उसके बाद खुद ब खुद उनकी सीट खाली हो जाएगी, तो एक वहां पर एक मेंबर होने के नाते राज्यसभा का आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को वक्त देना चाहिए? आप उनका जवाब दे दूं। हकीकत जो उन्होंने बयान की, हकीकत यही है कि हाउस में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पार्टिसिपेट नहीं करती है, लेकिन वो कम से कम उस हाउस का एहतराम तो करती है। जब बहस होती है, उनसे राय ली जाती है, वो हाथ उठाते हैं हाँ में या ना में। ये एक अलग बदनसीबी है कि उनकी खुद अपनी समझ काम नहीं करती, उनकी पार्टी जो कहती है वो करती है। ये बात बिल्कुल वाजे है। तो कुल मिलाकर जहां तक म्यार है पार्लियामेंट का, वो गिरा है, ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, जहां पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था उस वक्त आप लोगों ने, मीडिया ने नहीं लिया था। उस दिन एक बहुत अहम बहस थी फॉरेन अफेयर्स पे। सचिन तेंदुलकर दिल्ली में थे, हाउस में नहीं आए, और पता लगा कि नोएडा में किसी कार का इफ्तिताह कर रहे हैं क्योंकि वहां पैसे मिल रहे थे। या इस तरह की खबरें मिली हैं, एक और सरकारी तकरीर में भी वो शरीक हुए थे। ये बात कही कि आज ये नॉमिनेटेड लोग जो हैं, ये इस हाउस को देखिए, इसमें लता मंगेशकर भी रही हैं, दिलीप कुमार भी रहे हैं,
लेकिन इन दोनों हजरात ने अपने को विड्रॉ कर लिया जी कि भाई मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जी तो हम लोगों ने एतराज जताया है, हम लोगों ने अदीब साहब इस पे एतराज जताया था कि उन्हें भारत रत्न जैसा एजाज मिल गया, उसके बाद उन्हें प्रोफेशनल जो उनका जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इसमें अब सचिन तेंदुलकर को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसकी बात बार बार यहाँ पर और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर चूंकि असलम शेर खान साहब भी एक बड़ी स्पोर्ट्स की शख्सियत, हाउस में काफी दिनों तक रहे हैं। हम यहाँ पर मोहम्मद अदीब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम जाएंगे इस वक्त असलम शेर खान के पास। असलम शेर खान साहब, आपको भी लंबा तजुर्बा रहा है हाउस के अंदर। सचिन तेंदुलकर का जो मामला है और ये कहा जा रहा है कि उनकी गैर हाजिरी, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना, आप एक खिलाड़ी और फिर एक सियासतदान की हैसियत से किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपकी बात यहां पर काफी अहम मानी जाएगी। और शायद असलम शेर खान साहब से हमारा राब्ता इस वक्त नहीं हो पाया है। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, बहस थोड़ी गर्मा गर्म हो गई है और दो फरीक है, सचिन तेंदुलकर के हिमायत में भी कुछ लोग हैं और मुखालफत तो लगातार हो ही रही। आप किस तरह से देखते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर को पार्लियामेंट का ऐवान बाला का एहतराम करना चाहिए कि नहीं? देखिए, हम सबसे पहले इस बात पे एक राय होनी चाहिए कि आप सचिन के कमिटमेंट के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। जब तक वो क्रिकेट खेले तो उन्होंने 100 नहीं 200% दिया। देखिए 99 में वर्ल्ड कप से बीच में जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो बॉम्बे आए और बाद में लौट के गए। सेकंड मैच उन्होंने इंडिया खेला फादर की डेथ के बाद, तो एक कमिटमेंट उनका खेल सकता। लेकिन कीर्ति आजाद ने तो यही बात कही है कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो रोज प्रैक्टिस करते थे। आप उनको देखिए, दूसरी बात ये खेल रहे हैं। देखिए शबाब साहब, दूसरी बात ये है कि आप एक बात जानते हैं कि सचिन का मिजाज जो है वो हमेशा से एक शर्मीलापन का मशहूर है कि वो जब तक मैदान में रहे वो बैट से जवाब देते रहे अपने। जी बसर साहब, आपसे बात करेंगे इस वक्त। असलम शेर खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। असलम साहब, सचिन तेंदुलकर का मामला गर्म है, आप हाउस में काफी दिनों तक रहे हैं और एक खिलाड़ी की हैसियत से और एक सियासतदान की हैसियत से इस पूरे मामले पर आपका क्या तबसरा है? सचिन तेंदुलकर पर इल्जाम यह है कि वो जो ऐवान की जो मुतबरियत है उसका एहतराम ऐवान का वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मुझे तो यही समझ में नहीं आया था जब ये पता नहीं कौन सा सेक्टर कांग्रेस गवर्नमेंट में काम कर रहा था कि सचिन को बहुत तेजी में सरकार जो थी हर किस्म से उसको यूज करना चाह रही थी जी। और मैं समझता हूं कि उसका अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि उसको उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। अभी उसकी ना तो ये उम्र थी और वो क्रिकेट खेल भी रहा था, ये भी नहीं था कि क्रिकेट नहीं खेल रहा था, और उसको मतलब है ना एक नॉमिनेट करा दिया राज्यसभा का। एक बेहतरीन जो हिंदुस्तान की जो ये पार्लियामेंट है, क्योंकि कांग्रेस को लोकसभा के इलेक्शन में जाना था और तशहीर करने के लिए कहा भी गया था सचिन तेंदुलकर से, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो ये ब्लेंडरें करी थी यूपीए सरकार ने, ये उसी का नतीजा है जो कि सफाया हुआ पूरे देश के अंदर जी। नहीं तो कोई और वजह नहीं थी सफाया होने की। किसी तरह की बेवकूफी है कि सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी था, वो खेल रहा था, आपने उसको मतलब राज्यसभा नॉमिनेट कर दिया, और वो भी मतलब राज्यसभा तो वैसी है ना, मतलब एल्डर की वो है ना सभा है। देखिए, स्पोर्ट्समैन के हाउस के अंदर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपने बखूबी निभाया है इसे। सचिन तेंदुलकर को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे असलम शेर खान साहब? नहीं, बिल्कुल देना चाहेंगे। अभी हमारा मतलब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में खेलों के प्रति या खेलों के लिए ये सोच ही पैदा नहीं हुई कि भारत को है ना खेलों के नाम पे मतलब इसको है ना पहचान दिलाना है दुनिया को। नहीं फिर असलम साहब, जब आप वजीर थे, आप जब एक जमाने में वजीर थे तो भाई साहब मैं वजीर था, इसलिए कि मुझे नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ ये कि आप खेलों की बात कर रहे हैं। आपके जमाने में खेलों का जो बजट होता था वो मिसलेनियस में होता था। आपने कभी इसका एतराज किया कि खेलों का बजट मिसलेनियस में नहीं होना चाहिए, उसके लिए खेल को एक अलग जुमरे में शामिल करके खेल को अलग करना चाहिए मिसलेनियस से? आपने कभी इस पे एतराज नहीं किया। तो खेल का आप इस बात को नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ 50 लाख करोड़ रुपया कर दीजिए, अगर 5 मेडल भी आ जाए तो आपको वर्ल्ड नहीं। आखिरी सवाल, हमारे पास वक्त की कमी है। असलम शेर खान साहब, क्या सचिन तेंदुलकर को एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सचिन तेंदुलकर को फॉरगो कर देनी चाहिए मेंबरशिप हाउस की या फिर एहतराम करना चाहिए हाउस का? नहीं साहब, उसको आप जब बन गया और रिटायर्ड हो गया तो उसको या तो पॉलिटिक्स सीरियसली ले और नहीं तो ये उसके लिए एक नासुर बन जाएगा
वो पार्लियामेंट का MP खाली शौक के लिए बन गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त की कमी है, उसको आगे निभाना चाहिए क्योंकि वो उसका एक बड़ा नाम है क्रिकेट की वजह से, एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और अगर वो आके बोलेगा तो समाज पे और पार्लियामेंट पे उसका बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया असलम शेर खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात करने के लिए। मंसूर साहब, आपने सुना कि ये बात लगातार कही जा रही है, वक्त की कमी है, हम दोनों एक्सपर्ट से रिएक्शन लेना चाहेंगे कि सचिन तेंदुलकर एक बड़ा नाम है, अगर वो स्पोर्ट्स के मसाइल के बारे में कुछ बोलते हैं तो हुकूमत पर इसका असर पड़ेगा। असलम शेर खान साहब यही कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? शबाब साहब, पहले उनको मौका तो दीजिए, हो सकता है कि वो किसी उलझन का शिकार हो। हमने आपसे पहले कहा कि वो ये मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ बैट से जवाब नहीं देना, उनको जुबान से देना है। उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो 20 साल में पहली बार जब बोले जब रिटायर हुए, तो सवाल ये होता है उनको एक मौका तो दीजिए, उनको आने दीजिए। उनको जाहिर बात है इसमें कोई शक नहीं कि घबराहट तो होगी उनको, क्योंकि वहां बैठ के बोलना आसान काम नहीं है। वो पहले वो ऑब्जर्व करेंगे, पहले वो देखेंगे वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद मामला उठाएंगे। उनको एक मौका दीजिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खराबी ये है कि किसी को हम एक पल में चढ़ाते हैं, दूसरे पल में गिरा देते हैं। कल तक वो क्रिकेट वक्त की कमी है, मुख्तसर में अब क्या मशवरा देना चाहेंगे सचिन तेंदुलकर को? फजल साहब नहीं, जवाब मुझे लगता है कि उनको राज्यसभा में आना चाहिए, शिरकत करनी चाहिए जितनी भी दिन बचे हुए हैं, और उन्हें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग, मुझे याद है कि जब नॉमिनेट हुए थे तो हम लोग इसी आलमी सहारा पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जिसमें ये कहा था कि उनके आने से खेल को बहुत बढ़ावा मिलता है। हमारे पास वक्त की कमी है और फजल साहब का भी कहना है कि सचिन को आना चाहिए, स्पोर्ट्स से मसाइल पर बातें रखनी चाहिए ताकि इससे मुल्क को फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपने दोनों मेहमानों का, फजल इमाम मलिक साहब और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, आप आलमी समय के स्टूडियो में आए। तो नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। हम आपको बता दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आप लॉग इन करेंगे हमारी वेबसाइट www.समय.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।